हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके पहले यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक परिवार पर। तो एक बार कैसे हैं आप सभी, मुझे बता दीजिएगा कि कैसे हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है अब तैयारी होगी हमारी जीत की। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके परिवार पर। मैं आप सभी की दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि स्टूडेंट बताए हैं आपको कि सुबह के बज चुके हैं 10 और 10 बजे जो है हम आप सभी के साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेशन करते हैं डेली सुबह के 10 बजे। एक दिन तो हम करते हैं जीके जीएस का और एक दिन करते हैं हिंदी का। आपको पता होगा आज जो हमारा प्रैक्टिस टेस्ट है ये हमारा 15वें नंबर का होगा और ये पेपर वो है जो 25 तारीख 10वां महीना 2018 की प्रथम पाली में जो पेपर आया था उसका हूबहू आपको जीके जीएस का सेट पेपर आज आपको मिलने वाला है। आप अपना आकलन कर सकते हैं कि पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुए थे क्या आप उनमें से कितने सवाल बना पा रहे हैं और कितने सवाल नहीं। इसी ही बेसिस पर आपको अपना जो री एग्जाम होगा उसी क्वेश्चन आपको इस पर बेस्ड मिलने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट कराते हैं। शाम के 6 बजे भी हमारा एक प्रैक्टिस सेशन चलता है जो हम यूपी पुलिस के लिए जो जीके जीएस के सामान्य क्वेश्चन 250 क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पर डिस्कस करवाती हूँ। तो आज जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो 38 क्वेश्चन के आसपास हैं। तो मेरा ये है कि हम 38 क्वेश्चन पूरे 38 मिनट या अप्रोक्स 40 मिनट में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आपको एकदम रैपिड फायर तरीके से क्वेश्चन का जवाब करते चलना है और आगे की तरफ बढ़ते रहना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप सभी के लिए हम क्या लेकर के आए हैं। तो आप सभी को सामान्य ज्ञान का यानी कि जीके जीएस का आपको प्रैक्टिस सेट आज मिलने वाला है। आपको 1 से लेकर 38 तक के 37 तक क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको क्या करना है 1 से लेकर 38 तक आपको 1 2 3 करके ऐसे लिख लेना है। उनके सामने ए बी सी डी भी लिख लेना है। जोन सा भी ऑप्शन सही रहे वहाँ सही का चिन्ह लगाना है, जोन सा ऑप्शन गलत रहे वहाँ पर आपको गलत का चिन्ह लगाते चलना है। जब ये हम अपना सेट कंप्लीट करेंगे तब आपके सामने आपका एक फाइनल रिजल्ट भी बताएगा कि आपने कितने सवाल सही कितने गलत। और आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे स्टूडेंट कि आप सभी ने कितना सीखा और कितना आपने अटेम्प्ट किया था और कितने आपके नंबर बने। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के साइड पर है। पहला क्वेश्चन आपको मिला है मतलब कि पुस्तक से कि इनसाइड ए आई वी एंड रो द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मोस्ट किताब के लेखक कौन है। आपको एक किताब है इनसाइड आईवी एंड रो द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मोस्ट। तो ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। यानी कि जब ये 2018 में एग्जाम हुआ होगा तब ये पुस्तक जो कि बहुत फेमस पुस्तक होगी। इसी पे आपको आइडिया लेते हुए चलना है कि 2023 और 24 में जितनी भी पुस्तकें आई हैं आपको क्या है उनको सबको क्या है, याद करते चलना। उन्हीं में से आपका पुस्तक का जो क्वेश्चन बनेगा आपको यहीं से मिल जाएगा। ऑप्शन है अशोक चक्रवर्ती, विक्रम सूद, के शंकरन नारायण या केसी वर्मा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पहले आप टिक लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के ए यानी कि के शंकर नारायण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आपको पता होगा इसमें देखिए रो आया है यानी कि इसका मतलब है कि किसी ना किसी जो रो एजेंसी होती है ये उससे संबंधित है। तो जो के शंकर नारायण थे ये कहते हैं कि रो के ये क्या पूर्व अधिकारी भी रह चुके हैं, इसलिए इन्होंने कहती इसके बेसिस इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस संशोधन ने संसद और विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की थी। यानी कि आपको पता होगा कि जो जीएसटी होती है वो जो राज्य होता है वो अलग लगाता है और जो केंद्र होता है वो अलग लगाता है। दोनों को यह नियंत्रित करने के जो कानून की शक्ति दी थी वो एक साथ शक्ति कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इनको प्राप्त की गई थी। ऑप्शन है 101वां संविधान संशोधन 2014, 115वां संविधान संशोधन 2014, 120वां संविधान संशोधन 2014 या 122वां संविधान संशोधन 2014। तो जल्दी से बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही आंसर क्या हो रहा है। फिर आपको बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब करके बताएंगे। तो आपका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी यानी कि 122वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा क्या है दोनों को एक साथ शक्ति प्रदान की गई थी जीएसटी पर अपना क्या है नियंत्रण कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर के डी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपको पता होगा जो 101वां संविधान संशोधन है ये 2016 के रूप में भी जाना जाता है। अगर यहाँ पर 2016 भी है तो भी आपको क्या है यही आंसर लगाना होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः कहते हैं क्या।
ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, बाय यूजर बोलते हैं, डग डगलिंग बोलते हैं, या बताएंगे स्पैम बोलते हैं। यानी कि एक जो अनागृत प्रोग्राम होता है और एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छिपाता है। संभवतः आप उसको क्या कहेंगे, ट्रोजन हॉर्स बोलेंगे, बाई वो वो यूर बोलेंगे, डग लिंग बोलेंगे कि स्पैम बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही जवाब क्या होगा, तो जल्दी से बताइएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर से संबंधित सवाल है, तो आप बताएंगे उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे क्या है, यह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छिपा लेता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर की हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको क्या है, इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन का आंसर लगाते हुए चलना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाला 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित था। तो आपको मैंने कई बार बताया है कि अगर यूपी पुलिस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर वो खेल से संबंधित सवाल आएगा, तो वो सवाल वही आएगा कि उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति ने कौन सा स्वर्ण पदक जीता है या कौन सा पदक जीता है और वह कौन से जिले से संबंधित था। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है, चाहे वो उसने ओलंपिक खेला हो, चाहे उसने शीतकालीन ओलंपिक खेल हो, चाहे उन्हें पैरा ओलंपिक खेल हो, चाहे किसी भी प्रकार की उन्हें प्रतियोगिता में भाग लिया है, अगर उसका संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो उसको याद करना आपकी प्रायोरिटी है। तो उसी प्रकार से 2018 में सवाल पूछा गया था, तो आप बताएंगे 16 वर्ष सौरभ चौधरी था, वह उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित था। इलाहाबाद है, गोरखपुर है, मेरठ है, कि अलीगढ़ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा सही जवाब बनेगा वो बनेगा मेरठ। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से, तो आप बताएंगे शूटिंग से है, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं, वही आपको बताना है। केन है, बेतवा है, चंबल है, या कल्याणी है। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, कि डी होगा। तो आप सभी का जो सही जवाब आना चाहिए वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर के डी, क्योंकि कल्याणी क्या है, यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कल्याणी किस नदी की सहायक नदी है, तो आप बताएंगे यह गोमती की सहायक नदी, ये भी आपको पता होगा। और गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये फुलहर झील से होता है, जो पीलीभीत में आती है। और ये क्या है, मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी भी है, और ये हमारे उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर के डी, ये भी आप याद रखेंगे। और आपको पता होगा केन, बेतवा, सिंध और चंबल क्या है, ये यमुना की सहायक नदी है। और टोंस भी क्या है, यमुना की सहायक नदी, ये भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर के डी क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब। आशा है कि ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों का सही हुआ होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के पास है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। यानी कि आपको ऐसी सोइल बतानी है जिसमें क्या है, पोटास की कमी होती है, और वह क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। जौनपुर है, बहराइच है, बलरामपुर है, गोंडा है। तो चार ऑप्शन आप सभी के पास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर करके बताएंगे कि वह मिट्टी जिसमें आपको पोटास की कमी मिलेगी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। चार ऑप्शन आप सभी के पास है, तो आप बताएंगे। आप सभी का जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा जौनपुर। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। वेरी गुड, आप सभी का सही जवाब है। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि जौनपुर में जो शासक थे वो सर के शासक थे, आपको ये भी पता होगा। और जौनपुर के टाला मस्जिद बहुत ज्यादा से फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आप सभी को ही पता होना चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है। यानी कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड का हिस्सा है। चंदौली है, औरैया है, महोबा है, क्या एटा है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब करके बताएंगे। तो जल्दी से बताइएगा, चारों ऑप्शन आप सभी के सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो आपको बुंदेलखंड के हिस्से में मिलेगा। स्टूडेंट आपको पता होगा बुंदेलखंड के जिले में क्षेत्र में 14 जिले आते हैं, जिसमें 7 जिले आपको यूपी में मिलेंगे और 7 जिले आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। चंदौली मिलेगा, औरैया मिलेगा, महुआ मिलेगा, एटा मिलेगा। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, महोबा क्या है, आपको बुंदेलखंड का क्षेत्र मिलेगा। ये आपको क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, और सभी का बहुत अच्छे से जवाब आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले आते हैं, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे झांसी। झांसी आता है आपका। दूसरा आएगा आपका बांदा। फिर आएगा आपका महोबा, ये कभी कभी ये पूछ भी लेता है। चित्रकूट,
जालौन और हमीरपुर। ठीक है, तो ये 7 जिले आते हैं आपके उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक रूप के अपनाया गया है, के संग्रहालय में संरक्षित है। यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो कौन से संग्रहालय में संरक्षित है? कुशीनगर में है, सारनाथ में है, कन्नौज में है कि लुम्बिनी में है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सभी जवाब कर बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे जो अशोक के द्वारा उत्कीर्ण किए हुए शेरों का जो मुख था, जो भारत सरकार ने क्या उसको राष्ट्रीय चिन्ह भी घोषित किया है, अपनाया है, वह कौन से संग्रहालय में संरक्षित है? तो आप बताएंगे वह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के भी सारनाथ संग्रहालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। ये क्वेश्चन में आपको यूपी स्पेशल से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जया होटी के नाम से जाना जाता था? यानी कि जब आपके उत्तर प्रदेश में चंदेल शासकों का वर्चस्व था, तो जो क्षेत्र था जिजाक भुक्ति या आप जिसको जया होटबी के नाम से जानते हैं, वह वर्तमान में किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? आप बताएंगे अवध, बुंदेलखंड, काशी के दोआब। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सभी बच्चों का सही जवाब आना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, वो बनेगा बुंदेलखंड। और ऑप्शन नंबर की भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। आशा है कि आप सभी के क्वेश्चन का जवाब सही हुआ होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने आ चुका है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या बनेगा। तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय भी दिया जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिचंद्र। यानी कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं से संबंधित जो पत्रिका आई थी वो 1847 में प्रकाशित हुई थी, का श्रेय जाता है उत्तर प्रदेश को। जिसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिचंद्र थे। तो बताएंगे वह पत्रिका कौन सी थी? बाल बोधनी थी, सरस्वती थी, सितार हिंद थे या उत्तम मार्तंड थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा सही जवाब बनेगा वो बनेगा बाला बोधनी। ये उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पुस्तक सॉरी पहली पत्रिका थी, जो भारतेंदु हरिचंद के द्वारा क्या थी प्रकाशित की जाती थी, और 1847 में इसका प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। और उत्तम मार्तंड हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र था, ये भी आपको पता होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है। तो ये क्वेश्चन हो गया रिपीट, तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगली स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से के संबंधित थे। जो प्रसिद्ध सितार वादक है नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से संबंधित है, एटा से, इटावा से, औरैया से कि फिरोजाबाद से? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या बनेगा? तो आप बताएंगे जो प्रसिद्ध सितार वादक है इनायत खान वह उत्तर प्रदेश के जिले से संबंधित है। आप बताएंगे इटावा जिले से प्रसिद्ध है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। कभी कभी जिले का नाम और कभी कभी इनके वाद्य यंत्र का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आपको हर प्रकार से इन क्वेश्चन का जवाब भी देते हुए चलना है। और इटावा सबसे ज्यादा क्या है अब नाले का अपर्दन से क्या है ग्रसित है। ऑप्शन नंबर के भी सही जवाब। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? यानी कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? यांगून में, पाटलिपुत्रा में, वैशाली में कि राजगीर में? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सभी देंगे जवाब कि जो तीसरी बौद्ध संगति थी वह किस शहर में आयोजित की गई थी। तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। आपको पता होगा कि 4 बौद्ध संगति हुई है, लेकिन आपसे पूछा जो तीसरे क्रम की बौद्ध संगति थी वह कौन से शहर में आयोजित की गई थी? तो आप बताएंगे वह आयोजित की गई थी ऑप्शन नंबर के भी पटना सॉरी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में किसका नाम क्या हो जाएगा? पटना इसका नाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1930 में, 1935 में, 1940 में क्या 1945 में? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब बनेगा सभी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी, ये भी आपको पता होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं आरबीआई की स्थापना की गई थी कब? 1935 में आरबीआई। और आपको पता होगा एक्ट कौन सा था? तो 1934 के एक्ट के द्वारा क्या है 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी आरबीआई की, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन है चेमांच
चेमान, चेरी, कुनमी कुनमी मरण, रमणीय नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य का उल्लेखनीय नृत्य है? सॉरी, मैं आपको फिर से पढ़ा के बता देती हूँ। जो चेमान चेरी हैं, जिसको आप कुन्ही, रमणीय नायर निम्नलिखित में से, ये व्यक्ति का नाम है। काफी आपको लगता है ये जो नाम है ये साउथ इंडियन नाम है। निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? उल्लेखनीय नृत्य है। कथकली से संबंधित है, मोहिनीअट्टम से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है, या यक्षगान से संबंधित है? तो बताएंगे। जो आपको ये नायर साहब है, इनका फेमस नृत्य से संबंधित है, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या डी होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के, यह कथकली से संबंधित है। और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तो आप बताएंगे यह केरल का शास्त्रीय नृत्य। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। मोहिनीअट्टम भी केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और यक्षगान क्या है? ये कर्नाटक का प्रसिद्ध फोक नृत्य है, क्योंकि यह शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में या कैटेगरी में नहीं आता है। तो नायर का जो जवाब बनेगा वो बनेगा कथकली, ऑप्शन नंबर के राइट जवाब। अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है। खाद्य और कृषि संगठन कॉरपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की कौन सी रैंक है? यानी कि प्याज के उत्पादन पर विश्व स्तर में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, या चतुर्थ है? तो 2016 के अनुसार बताना है, तो आप बताएंगे 2016 के अनुसार क्या है? दूसरा स्थान था भारत का। ऑप्शन नंबर के भी सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 2021 के दौरान में क्या है? भारत प्रथम तथा चीन दूसरे स्थान पर स्थित है। लेकिन नोट समग्र जो प्याज का हिस्सा होता है, सूखा हरा व सेलाटस उत्पादन में की बात की जाएगी तो शीर्ष स्थान पर चीन हो जाएगा। लेकिन प्याज के उत्पादन में 2021 के आंकड़े के अनुसार पहला स्थान हो जाएगा। लेकिन अगर कुल उत्पादन पूछेंगे तो क्या है? आपका चीन ही प्रथम पे होगा। तो ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगर आपको नए डेटा के अनुसार सवाल पूछा जाएगा तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। कुल उत्पादन में चीन आगे होगा, लेकिन अगर वैसे तौर पर देखा जाएगा तो प्रथम स्थान पर आपको भारत मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? यानी कि भारत के जो 2018-17 का मतलब जो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर था, उसके दौरान भारत में निर्यात वृद्धि का परसेंटेज क्या था? 6.8%, 7.8%, 8.8% या 9.8%? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सभी जवाब करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे उस टाइम पे 9.8% होगा हमारे क्वेश्चन सही जवाब। लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार हमारा जो 2022-23 की तुलना करके बताएं तो हमारा जो हो जाएगा वो 13.84% क्या है? हमारा क्या है? मतलब कि निर्यात वृद्धि है ऑप्शन नंबर के। ये हमारा 2021 और 22 के वित्तीय वर्ष के अनुसार है। लेकिन उस टाइम पे जो क्वेश्चन का जवाब बनेगा बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें नागरिकता कौन से भाग में दी गई है? भाग आपको 5 में दी गई है, 2 में दी गई है, भाग 8 में दी गई है, या आप बताएंगे भाग किस में दी गई है? 12 में दी गई है। तो नागरिकता कौन से भाग से संबंधित? आप बताएंगे भाग 2 में आती है भारत में नागरिकता। और आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक आपको नागरिकता के कानूनों का वर्णन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर के भी क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और भारत के संविधान में कितने भाग है? तो आप बताएंगे इसमें कितने भाग हैं? 22 भाग है इसके। 22 भाग है, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे कि 18 सवाल है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, या 17 वर्ष से कम? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताइएगा कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 24 दिया गया है कि कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप किसी भी कल कारखाने में क्या है काम पर नहीं लगा सकते। तो आपका सही जवाब होगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या है आप किसी भी कल कारखाने में काम करने से नहीं लगा सकते। अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर दंडनीय अपराध दिया जाएगा संविधान के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? आप बताएंगे राष्ट्रपति का जो भाग संबंधित हो जाएगा वो भाग 5 से हो जाएगा। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक भाग जो हमारा 5 है उसमें आता है।
तो कभी कभी पूछ लेता है कि राष्ट्रपति से संबंधित भाग कौन सा, तो आप बताएंगे भाग 5 है। अब आप बताएंगे कि अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 67 है, अनुच्छेद 55 है, अनुच्छेद 51 है, क्या अनुच्छेद 74 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सभी का सही जवाब होना चाहिए। तो आपका जो सही जवाब आ रहा है वो बताएंगे आर्टिकल 55 के तहत क्या राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे, यानी कि जब भारत में पहली लोकसभा का गठन हुआ था उस टाइम पे उपसभापति कौन बने थे। आप बताएंगे रवि राय, बली राम भगत, क्या अनंत स्वामी अयंगर, क्या जी लक्ष्मण। तो पहली लोकसभा के उपसभापति कौन बने थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सभी का सही जवाब आना चाहिए। तो आप सभी का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, एम अनंत शयन अयंगर जी। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। प्रथम लोकसभा जो गठित हुई थी उसके उप सभापति कौन बने थे, एम अनंत अयंगर जी। सी हमारा सही जवाब है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, 1951-52 में। ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, या भारत के अटॉर्नी जनरल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही जवाब बनेगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर बताएंगे कि संसद का संविधान होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, संसद के सदन की अवधि होगी, का भारत के अटॉर्नी जनरल बनेंगे। तो आर्टिकल 66 का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका सही जवाब बनेगा आप बताएंगे उपराष्ट्रपति का जो चुनाव का जिक्र आएगा, चुनाव की प्रक्रिया का जो वर्णन है वो मिलेगा आपको आर्टिकल 66 में, और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ पर मिलेगी, आर्टिकल 55 में। तो ये भी आपको दोनों को याद रखते हुए चलेंगे। तो ऑप्शन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब है। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है कि सीरिया की राजधानी क्या है। अलेप्पो है, दमिश्क है, होम्स है, कि हमाहम है, माम है। तो सीरिया की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है कि सीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो हमारा जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, दमिश्क क्या है, सीरिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर के बी सही जवाब हो जाएगा ना। आपको पता होगा सीरिया कौन सा है, यहाँ आपको क्या है जो मिडिल ईस्ट के देश है, मध्य एशिया के देश, वहां पर आपको मिलेगा, मिडिल ईस्ट के देश में ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सॉरी मिडिल ईस्ट के नहीं, आपको जो मध्य एशिया के देश होते हैं ना इधर की तरफ, इसकी तरफ भारत मिलेगा, इधर आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान इधर मिल जाएंगे। तो इधर की तरफ आपको ये देश मिलते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि जो म्यांमार की मुद्रा कौन सी है। क्यात है, नायरा है, रियाल है, या क्रोन है। तो म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगी। तो पहले आपसे पूछा गया था कि म्यांमार की पिछली सीरीज में राजधानी क्या है, इस सीरीज में पूछ रहा है कि आपकी मुद्रा क्या है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या बनेगा, कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो आप बताएंगे म्यांमार की जो मुद्रा है वो बनेगी क्यात, और राजधानी बनेगी नायपितो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब बनेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जवाब आप सभी के सामने है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दीजिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप द्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में आपको चलना है, सबसे घनी आबादी वाला, सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। मोरक्को है, नाइजीरिया है, बेनिन है, कि सोमालिया है। तो जल्दी से बताइएगा कि आपको क्वेश्चन का जवाब क्या बन जाएगा। मोरक्को की राजधानी आपको रबात मिल जाएगी, सोमालिया की राजधानी आपको मोगादिशु मिल जाएगी, और सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है वो भी आपको अफ्रीका में मिलेगा, सोमालिया। लेकिन आपको पूछा है कि सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के भी नाइजीरिया क्या है, सबसे अधिक आबादी वाला देश है इसका अफ्रीका महाद्वीप का। तो ऑप्शन नंबर के भी आप सभी का सही जवाब होता हुआ। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत से उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रफल का सबसे अधिक है। क्यूबा है, कनाडा है, हैती है, या क्या जमैका है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब बनेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि उत्तरी अमेरिका का ऐसा कौन सा देश है जिसका जो 1% क्षेत्रफल है ना वो उसके टोटल प्रतिशत क्षेत्र से भी क्या है, अधिक है। तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। आप बताएंगे कनाडा, ऑप्शन नंबर के बी ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है कनाडा, उसका जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपको किसका मिलेगा, वन क्षेत्रफल का मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर के बी क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होता हुआ। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी।
तो कौन सी नदी आपको बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी? क्वेश्चन नंबर 26 का सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे जो नर्मदा नदी है यह आपको बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती, यह अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर के सही जवाब हो जाएगा। और ये आपको पता होगा यह अमरकंटक की पहाड़ों से निकलती है। आपको ये भी पता होगा विंध्याचल और सतपुरा नदी के बीच में बहने वाली नदी भी कौन सी नर्मदा हो जाएगी। और यह क्या डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर के आपका सही जवाब है नर्मदा नदी। कावेरी, कृष्णा और गोदावरी आपको तीनों नदी क्या बंगाली खाड़ी में गिरती है, ये भी आपको पता होगा। आप बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने है कि मानव अधिकार कार्यकर्ता कृति भारत किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? महिलाओं पर तेजाब हमले से, बाल और बंधुआ श्रम से, आप बताएंगे बाल विवाह से, के सर पर मैला ढोने वाले से। जो मानव अधिकार कार्यकर्ता जो होते हैं वे किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई करते हैं वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन आप सभी के सामने है। महिलाओं पर जो तेजाब के हमले होते हैं उसके विरुद्ध करते हैं, बाल और बंधुआ श्रम के विरुद्ध लड़ते हैं, बाल विवाह के विरुद्ध लड़ते हैं, कि सर पर मैला ढोने वाले के विरुद्ध लड़ते हैं। तो आप बताएंगे जो आपके क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, जो बाल विवाह हमारे यहाँ पे कुप्रथा है उसके खिलाफ ये लड़ाई करते हैं। ऑप्शन नंबर के सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? यानी कि आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का बहुत ज्यादा क्षेत्र क्या है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो नक्सल के विरुद्ध जो युद्ध करने के लिए बल प्रदान करने जा रही है उसका नाम क्या है? ब्लैक पैंथर है, ग्राउंड है, या कोबरा बोलेंगे कि व्हाइट टाइगर बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सभी कमेंट बॉक्स में सही उत्तर करके बताएंगे कि क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उसको जो विशेष नाम दिया गया है उसको ब्लैक पैंथर नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा और ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आशा है कि आप सभी के क्वेश्चन का जवाब सही होता हुआ। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगली स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने है। भारत और पाकिस्तान के बीच किस बार शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? यानी कि आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ था। उसके हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? 1970 में, 72 में, 74 में, क्या 76 में? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब आना चाहिए। तो आप बताएंगे जो क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब हो जाएगा। आप बताएंगे 1972 में। और डेट पूछेगा तो आप बताएंगे 2 जुलाई 1972 में क्या है भारत और पाकिस्तान के मध्य से शिमला समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुए थे क्वेश्चन नंबर के भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस टाइम पर भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है कि कौन कौन से प्रधानमंत्री थे उस समय पर, तो आपको प्रधानमंत्री के नाम भी पता होने चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप सभी को उसका जवाब भी करते हुए चलना है। 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना की थी? 2018 में नाबार्ड के द्वारा क्या जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन है पटना में, भोपाल में, जयपुर में, कि लखनऊ में। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का सभी का जवाब आना चाहिए कि क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। 2018 में किस शहर में नाबार्ड संस्था के द्वारा क्या है जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया था? तो आप बताएंगे लखनऊ सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। और लखनऊ आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्डो किस देश से संबंधित है? आपको पता होगा जो IMF की मैनेजमेंट है और इसकी जो हेड है वो क्रिस्टीना लेगार्डो है, वह उनका संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है, स्विट्जरलैंड से है, फ्रांस से है, कि ऑस्ट्रेलिया से है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब कर देताएंगे कि उनका संबंध किस देश से है। तो आप बताएंगे उनका संबंध है फ्रांस से। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगर आपको पता होगा कि ये जो थी 1 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक एवं निदेशक बुल्गारिया की क्रिस्टीना जॉर्जिया बन चुकी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में इसकी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया है जो बुल्गारिया देश की। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप अपने क्वेश्चन का सही जवाब करके बताना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो इसको आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कह देंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप बताएंगे वाशिंगटन DC में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी के सामने है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा जो हमारा ब्लड होता है उसमें ब्लड की क्लोटिंग हो जाए, कटने पर ब्लड की क्लोटिंग हो जाए, उसके लिए कुछ हमको क्या है
कोशिकाओं की जरूरत होती है। उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, लिम्फोसाइट बोलते हैं, मोनोसाइट बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब क्या होगा। तो आप बताएंगे उसको आप क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इरिथ्रोसाइट आप आरबीसी को बोलते हैं, और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आप किसको बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को बोल देंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो थ्रोम्बोसाइट होती सेल होती हैं वो रक्त के थक्के का गठन करती हैं। ऑप्शन नंबर के डी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर के डी, क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका सभी को जवाब भी देते हुए चलना है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है। इसे क्या कहा जाता है? आपको पता होगा जो जीवित प्राणी होते हैं, जब निषेचन की क्रिया होती है, नर और मादा का जो गैमेट बनता है उसके संलयन से कोशिका बनाने के लिए होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? युग्मज कहते हैं, भ्रूण बोलते हैं, डिम्ब बोलते हैं कि शुक्राणु बोलते हैं? तो आप उसको क्या बोलेंगे? युग्म नज बोलेंगे, भ्रूण बोल देंगे, एम्ब्रियो बोल देंगे, डिम्ब बोल देंगे, क्या शुक्राणु बोलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब होने वाला है। और अधिकतर बच्चों का सही जवाब आ रहा है। आप बोल उसको क्या कहते हैं? युग्म नज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर के सही जवाब हो जाएगा। और युग्मनज का जब का बड़ा रूप बनता है वो भ्रूण बन जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो इस प्रकार से क्या है, प्रक्रिया चलती रहती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के। और काफी मुझे खुशी है कि अभी तक आपके कितने सवाल सही चल होंगे? 30 प्लस तो आप सभी के क्वेश्चन सही चल होंगे अगर मैं करंट अफेयर क्वेश्चन को निकाल दूं तो। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलेंगे कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर कितनी प्रति मिनट के बीच होती है? यानी कि समझ लीजिए कोई व्यक्ति आराम कर रहा है, जो उसमें नाड़ी की दर होगी वो प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है 72 से 80, 60 से 75, 90 से 120 या 80 से 120। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब बताएंगे। जो आराम करते हैं व्यक्ति में जो नाड़ी की जो दर होती है वो कितनी धड़कनों से कितनी धड़कनों के बीच होती है प्रति मिनट? तो आप बताएंगे 72 से 80 मिनट प्रति धड़कन के बीच होती है। ऑप्शन नंबर के ए 72 से 80, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 34 का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी के सामने है कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता, ऐसी प्लास्टिक को क्या बोलेंगे? मान लीजिए आपने कोई एक प्लास्टिक को गर्म किया, गर्म करने के बाद आपने इसको आकृति प्रदान कर दी, पर अगर आपने इसको दोबारा अगर गर्म करेंगे तो वो क्या है, अपनी पुनः स्थिति में वापस नहीं आ सकता, ना ही इसको आप मेल्ट कर सकते हैं। तो ऐसी प्लास्टिक को आप क्या बोलेंगे? पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी बोलेंगे, उच्च घनत्व वाली पॉलिथीन बोलेंगे, क्या थर्मोप्लास्टिक पॉलीएरिथ्रिक्सिन बोलेंगे, क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आपने थोड़ा सा मतलब ध्यान से ऑप्शन पढ़े होंगे तो थोड़ा आपने सेंस भी लगाया होगा तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। उस प्रकार की प्लास्टिक को आप क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोल देते हैं। क्योंकि एक बार अगर इसका निर्माण हो गया तो हो गया, चाहे आप इसको कितना ही पिघला लो, चाहे कितना तोड़ लो फोड़ लो, यह अपनी आकृति चेंज नहीं करता है। ऑप्शन नंबर के डी सही जवाब हो जाएगा। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो यूज किया जाता है आपको पता होगा, जो आपके ये इलेक्ट्रिक सामान होते हैं इसको बनाने में इनका यूज किया जाता है, स्विच वगैरह बनाने में। आगे क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक वयस्क इंसान के द्वारा सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर मूत्र का विसर्जित करता है? यानी कि अगर सामान्य वयस्क है, यानी कि एक आपको अडल्ट व्यक्ति है, वो 24 घंटे में 1 लीटर से कितने लीटर के बीच के है मूत्र का विसर्जन करता है? 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर या 1.8 लीटर? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या होगा? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा सही जवाब बनेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर करेंगे तो आप बताएंगे आपके क्वेश्चन का सही जवाब जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 लीटर से लेकर यानी कि 1.5 लीटर के आसपास के हैं आप क्या है एक 24 घंटे में मूत्र का विसर्जित करता है। ऑप्शन नंबर के डी सही जवाब है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी के सामने है कि 37वां क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/113 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणा की गई थी। यानी कि आपको बताना है 11 दिसंबर 2014 को यूएनओ ने क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। किस तिथि को? 21 जून को, 25 जून को, 25 मई को, क्या 21 मई को? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे 21 जून को घोषणा की गई थी यूएनओ को द्वारा 11 दिसंबर 2014 को। ऑप्शन नंबर के सही जवाब हो जाएगा। और आपको ये बताना है कि 21 जून को ही क्यों चुना गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उत्तर करके जरूर बताइएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 19
1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यानी कि विटामिन के आविष्कारक थे जिनको 1943 में क्या है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ऑप्शन है ई सी कैंडल, डोजी एम डैम, कार्ल लिनियस या स्टैनफोर्ड मूर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आप सभी का कमेंट बॉक्स में सही उत्तर होना चाहिए कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे जो डोजी एंड डैम थे इनको क्या है 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे टॉप 38 क्वेश्चन। तो अब आप बताएंगे कि आपके 38 क्वेश्चन में से आपने कितने सवाल सही किए, कितने गलत किए और कितना आपका मार्क्स आया है। आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करके बता दीजिएगा और आपको कैसी क्लास लग रही है ये भी बताइएगा। तो देखिएगा मैंने आपकी क्लास को क्या है मतलब 35 मिनट में मैंने आपकी क्लास को खत्म कर 38 क्वेश्चन मैंने आपको 35 मिनट में बताए हैं। जो डिटेल भी थी जो इनका वर्तमान क्वेश्चन जो बन सकते थे डेटा के हिसाब से वो भी मैंने आपको बताया है। मतलब कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी से हम प्रैक्टिस कर लें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ साफ होगा, उतना ही आपका माइंड शार्प होगा। तो ये सभी थी आज सवाल आप सभी के लिए थे जो आप क्वेश्चन पेपर में पूछे गए वही सवाल आपके सामने थे। ये परीक्षा जो हुई थी ये 25 तारीख को अक्टूबर के 2018 की सब फर्स्ट पारी में सवाल पूछे गए थे और सेट नंबर 15 था। तो कैसा लगा आप सभी को सवाल, कैसा लगा कंटेंट बता दीजिएगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर अच्छा लगा है, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बने रहना हमारे परिवार के साथ। शाम को 6 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा यूपी पुलिस एग्जाम के लिए 250 क्वेश्चन का सेट पेपर करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे शाम के 6 बजे इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।